जीवन में अगर आप हैं, जिंदा अगर आप हैं, तो वो प्रॉब्लम भी एक दिन सोल्व हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद आपको लगेगा अरे छोटी सी बात थी। मेरे पास एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसको मैं कॉल करके सीधा कह सकूं भाई मेरा मरने का मन कर रहा है, और वो तुरंत ना कहे कि तू पागल हो गया है। 2020 में पूरी दुनिया ने एक महामारी देखी जिसमें लाखों लोगों ने जान गंवाई, जिसको हम कोविड से जानते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में एक और महामारी का रूप पिछले कुछ सालों में बड़े तेज़ी से जिसने लिया है, वो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है। और मैं आपके सामने कुछ डेटा भी शेयर करूंगा कि हम इसको महामारी क्यों कह रहे हैं। उससे पहले एक बातचीत जो आप ये नाम भी पढ़ पा रहे हैं, अनसुसाइडेड। अनसुसाइडेड का अर्थ ये है कि कोई सुसाइड होता है, जैसे अभी एक पुलिस अधिकारी ने भी सुसाइड किया, वो चर्चा में है। उससे पहले भी आज भी एक खबर आई महाराष्ट्र से। पूरे हर रोज़ अखबारों की जो हेडलाइन होती हैं उसमें एक न्यूज़ सुसाइड की होती है। तो क्या ये महामारी नहीं है? हम महामारी किसको कहते हैं जिसमें लाखों लोगों की मौत हो जाती है किसी एक वजह से? और वो जो वजह है वो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसमें बहुत सारी इसके फैक्टर हैं। उस पर हम जो किताब, जो मैंने और मेरी छोटी बहन दीक्षा जो मनोविज्ञान की विद्यार्थी है पीजीआई रोहतक में, हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि जिसने सुसाइड कर लिया उसकी तो चर्चा हर जगह पे है। जिसने सुसाइड कर लिया उसका तो हम दुख भी व्यक्त करते हैं, अपने विचार भी व्यक्त करते हैं, तमाम चीज़ें हम करते हैं। लेकिन मैंने एक सर्वे किया, लगातार 3 महीने तक मैंने इसमें पूरे देश में काम किया। अभी मैं उत्तराखंड में था, झारखंड में और बहुत सारे स्टेट में इस विषय को लेके गया। तो एक चीज़ आई निकल के कि 95% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पिन पॉइंट पे हैं, अगर उनको वो कर दिया तो वो फट जाएंगे। 95% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा डेटा है। तो ये तो महामारी से भी कोई बहुत बड़ा अगर कोई शब्द इसको मिल जाए, इससे भी आगे का कोई शब्द हो, तो मुझे लगेगा वो भी छोटा रहेगा। अगर 100 में से 95 लोग मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, और सरकार या जनता या जो भी है, समाज है, इस पर रिएक्ट क्या करता है? सिर्फ मरने के बाद रिएक्ट करता है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ उन अनसुसाइडेड लोगों की जो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। उसमें इस बुक के माध्यम से समस्या कहाँ है, कारण क्या है, समाधान क्या हो सकता है, और समाधान है क्या, मेडिकल लाइन में समाधान क्या है, और हम किसको समाधान मान के बैठे हैं, इन सारे मुद्दों पे, पहलुओं पे चर्चा होगी। इसमें विस्तार से लिखा गया है कि गांव में या शहर में भी किसी को, मुख्य रूप से हम देखते हैं, मैंने वो सर्वे आया कि 70% महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा, क्योंकि आज मातृशक्ति भी इसी वजह से हमारे साथ बैठी है, 70% महिलाएं अवसाद से जूझ रही होती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता इसको एक्सप्रेस मुझे कहाँ करना है, बताना कहाँ है, और बता दिया तो सामने वाले को नहीं पता कि मैं इसका क्या करूँ। किसी ने मुझे बता दिया जी मैं तो डिप्रेशन में हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? ना मोटिवेट रहो, पॉजिटिव रहो, संबल बनो, इच्छा शक्ति बढ़ाओ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो हर व्यक्ति की एक गुंजाइश है, एक क्षमता है सहन करने की। मान लो आपकी क्षमता 200 किलो वज़न उठाने की है, और आपको 500 किलो वज़न दे दिया जाए और कहा जाए इच्छा शक्ति मजबूत बनाओ, उठ जाएगा? नहीं उठ पाएगा। सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, सामर्थ्य कितना है, उस चीज़ को टैकल करने की मेरी कैपेबिलिटी क्या है, उसको मैं सहन करना एक बात है, लेकिन मैं उसमें समर्थ हूँ कि नहीं हूँ। इन विषय पर ये चर्चा है। दूसरा, हर साल 7,20,000 सिर्फ इंडिया में सुसाइड होते हैं। हर 43 सेकंड में पूरी दुनिया में एक आदमी सुसाइड कर लेता है। तो क्या ये महामारी नहीं है? ये भी बातचीत है। 10 तारीख को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था। इस किताब को हम आगे लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन आज चर्चा इसलिए ज़रूरी थी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर एक फॉर्मल इंटरेक्शन, एक फौरी तौर पर बातचीत की। इधर कुछ लोग बैठ गए, उधर कुछ लोग बैठ गए, और हमने कहा जी ये मानसिक समस्या है, ये समाधान है, और वो ख़त्म हो जाती है बात। सामने वाले जो लोग बैठे थे वो डिप्रेशन में है क्या, वो इधर आजकल की कल की न्यूज़ है कि एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने सुसाइड कर लिया। आप इस विषय की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का जो विशेषज्ञ है, जो डॉक्टर है, वही सुसाइड कर लेता है। तो ये क्या महामारी नहीं है? इस पर
हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पे हैं। दूसरा, क्योंकि यूथ से भी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और किशोरों से भी, कि जो स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट हैं वो और जो यूथ हैं, इसमें ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है कि 20 से 34 साल के जो युवा हैं वो आत्महत्याओं का 53% है, 53% यूथ हैं। आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो युवा सुसाइड कर जाते हैं। अब वो युवाओं के पास क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, हमारे भिवानी में अगर कोई समस्या है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। चलो हमने बातचीत तो कर ली, लेकिन भिवानी में अगर कोई पीड़ित है, किसी को लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो वो क्या करे, इसकी जानकारी क्या हो। तो अब तो सिविल हॉस्पिटल में भी इसके काउंसलर और मनोचिकित्सक बैठते हैं। पीजीआई में भी इसकी बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं, सरकार तमाम तरह से इस पे काम कर रही है। लेकिन समाज की जिम्मेदारी क्या है वो इस किताब में हम मुख्य रूप से लिख रहे हैं। दूसरा, जो 15% लोग हैं, किशोरों में जो डिप्रेशन है वो 25% है, और जो चिंता जिसको हम एंजाइटी, बेचैनी कहते हैं, उसकी क्या चीज़ें हैं उस पर भी हम आज बात करने के लिए 2 चीज़ें मैं ऐड करूँगा। कि एक तो हम आज इस मीडिया के माध्यम से उन स्टोरीज़ को भी इनवाइट करने के लिए मुख्य रूप से हैं कि किसी के साथ कोई, क्योंकि मैंने इसको जब शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही सिर्फ इस बात पे कि हमारी बात को अपने तक ही सीमित रखा जाए। तो बहुत सारे लोग, मैं ये मानता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य और सुसाइडल जो लोग होते हैं, उनकी बात को सुना जाना ही आधा इलाज है। सुना जाना, अगर आप उनकी बात को सुन लेंगे तो भी उसका आधा इलाज है। दूसरा, ये एक रिपोर्ट है कि तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है मौत का वो सुसाइड है। तो ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। तीसरा, जो मैम ने भी कहा कि जब भी इस तरह की समस्याएं आप फील करें, कोई चीज़ हो, तो आप अपने पास के गूगल पे ढूंढ के जो साइकेट्रिस्ट हैं या काउंसलर हैं उनसे मिलें। बाबाओं के पास, ओझाओं के पास इसका कोई इलाज नहीं है। आपको, आपकी अगर अंगुली टूटी है तो आपको उसका प्लास्टर करना पड़ेगा, तभी इलाज हो पाएगा। इसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ भी हैं और काउंसलिंग भी है, उसी से ही आपका इलाज संभव है। वो सिर्फ आपको भ्रमित कर सकते हैं। आज इस पर खुलकर और स्पष्ट बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उसको ये कह के टाल दिया जाएगा कि वहाँ से चलो कुछ तो हो जाएगा, तो फिर वो सारा का सारा फ्लो उधर ही बना रहेगा, क्योंकि वो आसान है, जल्दी पहुँच में है और उसको इलाज माना जाता है। तो ये भी एक बात है। दूसरा, सरकार से और इन तमाम जो एजेंसी इस पे काम कर रही हैं उनके साथ मेरा यही है कि जो भी मेंटल हेल्थ के जो इश्यू हैं उसको आप गांव स्तर पर, जिस तरीके से वार्ड स्तर पर आप अपनी कैंपेनिंग करते हैं, उसी तरीके से वार्ड स्तर तक मुझे लगता है कि इसकी कैंपेनिंग होनी चाहिए। उनको समझना चाहिए, समझाना चाहिए कि समस्याएं कहाँ हैं, इलाज कहाँ है, निदान कहाँ है। नहीं तो भारत दुनिया का सबसे युवा देश जिसको हम कहते हैं, वो अपने युवाओं को बहुत तेज़ी से खो रहा है। उन युवाओं को बचाने की ज़रूरत है, और उन युवाओं को सिर्फ बचाया जा सकता है सही ट्रीटमेंट से, सही व्यक्ति के द्वारा इलाज से। नहीं तो हम हर जो 43 सेकंड में एक सुसाइड हो रहा है वो ऐसे ही होता रहेगा। बारे में कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग की हो, कोई व्यक्ति व्यक्त ही नहीं कर पा रहा, उसमें व्यक्त करने की क्षमता होती तो वैसे ही व्यक्त करके वो उन चीज़ों से बच सकता था। तो इस पे वो कैसे व्यक्त करे, वो एजिटेशन जो है, व्यक्त करने का एजिटेशन, अपनी बात करने का एजिटेशन। जी बिल्कुल, हाँ, उस पर इस बुक में ये है कि कुछ सिम्टम होते हैं सर। जैसे अगर हम बुखार में हैं तो हमारी बॉडी हीट करती है, किसी और बीमारी में है तो उसका कोई सिम्टम होगा। ऐसे ही समाज की और परिवार की ये जिम्मेदारी बनती है, जो ठीक लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है वो आसपास में अवेयर रहें अपने लोगों से, कि अगर वो बहुत बातूनी व्यक्ति था और अचानक वो चुप हो जाता है तो हम खुद पहल करें और वो उसको विश्वास में लें कि क्या कोई समस्या है। और दूसरा ये कि सीधा मेंटल हेल्थ को पागलपन से ना जोड़ें। हम कहें कि अच्छा पागल हो गया, पागलपन की दवाई चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग उस तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि खुद के ऊपर पागल होने का ठप्पा लगवाना कोई चाहता नहीं है। और एंजाइटी अपने आप में एक बीमारी है, डिप्रेशन अपने आप में एक बीमारी है। इस तरह की तमाम बीमारियां हैं जो अलग अलग हैं और उनका किसी का 6 महीने का ट्रीटमेंट है, किसी का 2 महीने का ट्रीटमेंट है, और बातचीत उसका पहला ट्रीटमेंट है। तो मैं आपको एक केस बताता हूँ, यहाँ गुजरानी गाँव से वो केस था। वो बच्चा बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट बच्चा, और वो बिल्कुल पागलपन की कगार पे था। बाबा ओझाओं के पास वो जोड़ के पास जाके बैठा रहता था।
तो किसी ने मुझे बताया कि इसका क्या, हालांकि उसने बताया था यार कोई बाबा बताओ, तो हमने फिर उससे बातचीत, पहले उसको विश्वास में लेना होता है। जैसे ही कोई सिम्टम दिखाई दे सबसे पहले उसको विश्वास में लो, ताकि वो अपनी बात शेयर कर पाए, वो अपनी बात को बता पाए। हो सकता है उसके पास शब्द ना हो तो हमें पता हो कि इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, और हम उसका माध्यम बने। माध्यम नहीं है, पुल नहीं है, वो उधर समस्या में खड़ा है, उधर निदान है, बीच में पुल बनने की ज़रूरत है। और वो पुल समाज को ही बनना होगा, वो पुल परिवार को बनना होगा। परिवार में अगर एक आदमी भी उसको समझ पा रहा है तो मुझे लगता है वो सुसाइड टल जाएगा। इस पर काम करते हुए मेरे को एक स्टोरी पता चली, एक आदमी सुसाइड करना, वो मैं बिल्कुल, ये सच स्टोरी है, पंखे पर वो बस अपना वो स्टूल हटाने वाला था, उसका फ़ोन आया, जेब में फ़ोन था, उसने बस देखा, दोस्त का फ़ोन था, उसने कहा यार क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और टीम में तुम्हारी कमी है, एक की वजह से टीम, उसको अपने महत्व समझ में आ गया, यार मेरी वजह से एक टीम नहीं बन पा रही है। तो वो जो महत्व है, हर आदमी का अपना एक महत्व है। ये स्टोरी जब मैंने सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा यार एक कॉल ने उस आदमी का जीवन बदल दिया, उसको बचा दिया। ऐसी कितनी कहानियाँ मैंने इस दौरान समझी, इस दौरान पढ़ी। किसी को सिर्फ घर में ही ऐसा माहौल नहीं था कि बात, लड़कियों के साथ ये समस्या आती है कि वो परिवार में, हम कहते हैं कि माँ लड़की की घर में एक अच्छी दोस्त होती है, लेकिन वो एक इतना गैप हो जाता है कि वो लगता है कि मैं बात करूँगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा। हम मतलब जब सुसाइड आदमी तब करता है सर, जब बात करना मुश्किल लगे, सुसाइड करना आसान लगे। तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा निदान, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बात होनी चाहिए। घर में हम अपने बच्चों को ऐसा माहौल दें, और ये बात मैं आज कॉन्फिडेंस इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे परिवार में कम से कम मैंने मेरी बहनों को ऐसा माहौल दिया है कि कोई भी चीज़ होती है वो बिल्कुल बिना सोचे 1 सेकंड में कह देती हैं कि ये हो गया है भाई, ये हुआ है। कुछ भी हो जाए, घर में बात करने का माहौल बना के रखो। जीवन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, जीवन रहेगा तो समस्याएं। दूसरा एक ये है कि सुसाइड आदमी तब करता है सर जब उसे लगता है कि सुसाइड करने से मेरी समस्याओं का हल हो जाएगा। और समस्याओं का हल होना एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। हम उन लोगों को जो सुसाइडल हैं, जो ऐसी समझ रखते हैं, उनको ये कहना चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव तो जीवन में है। अगर जीवन नहीं रहेगा तो एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे आप। तो जीवन जीना ज़रूरी है। जीवन में अगर आप हैं, जिंदा अगर आप हैं, तो वो प्रॉब्लम भी एक दिन सोल्व हो जाएगी। और वो प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद आपको लगेगा अरे छोटी सी बात थी, इतनी बड़ी बात ही नहीं थी। आप सब यहाँ पे हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, सबके साथ ऐसा ही है। कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ी कोई समस्या रही होगी, आज हंसी आती होगी उस पर, बस इतनी सी बात थी। वो इतनी सी बात उस बात आदमी को समझानी है जो सुसाइडल है। ये मेरा कहना है कि बात होने की गुंजाइश हमेशा रखें। आपका कोई ईगो, आपका कोई समाज का रुतबा, कोई समाज में नाम इतना बड़ा नहीं है कि घर का कोई आदमी उस नाम के नीचे दब के मर जाए। मेरा ये कहना है। बुक लॉन्च होने के बाद काम में देखो प्राइस भी रखा गया है? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये हर व्यक्ति तक आसानी से उपलब्ध हो। और मैं इसको लेके गांव-गांव में, एक पूरे प्रदेश में इसको, या पूरे देश में उसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि वज़ीर मान जी भी यहाँ पे होंगे, तो जो बच्चे नीट, जेईई इन सब चीज़ों की तैयारियां करते हैं, सबसे ज़्यादा सुसाइड कहाँ पे? कोटा से, सीकर से हमारे सामने आते हैं। क्यों आते हैं कोटा और सीकर से? क्योंकि 4 लाख रुपए पेरेंट्स ने फीस दे दी 10th क्लास की, 9th क्लास की, और वो बच्चा इस दबाव में मर गया कि पेरेंट्स रोज़ फ़ोन करके ये नहीं पूछता खाना खाएगा, ये पूछेगा कि रिजल्ट क्या रहा, आज जो टेस्ट हुआ था उसमें नंबर कितने आए। अरे भाई, वो डॉक्टर बने या ना बने, वहाँ से मरीज बन के आ जाएगा वापस, अगर ऐसे ही दबाव देते रहोगे तो। और कहीं देख लो आप, सुसाइड, जो स्टूडेंट्स में जो सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर और ये बनाना चाहते हैं, उससे पहले हमें वो बच्चा स्वीकार ही नहीं है। अरे आप अपने बच्चे को एक बच्चे के तौर पे स्वीकार करो ना, वो बन जाएगा जो बन जाएगा। मैंने इस दौरान जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पढ़ा थोड़ा, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम उसमें करते हैं। तो मैं तो अभी इसके बाद एक रिसर्च जो मेरी चल रही है, उसके बाद शिक्षा नीति को भी जो तैयार करते हैं वहाँ पे, और एजुकेशन मिनिस्टर को भी इस पर लिखूंगा कि ये चीज़ें आप अपने एजुकेशन सिस्टम में लेके आएँ, क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ी से मर रहे हैं और इस बात का कोई ट्रीटमेंट ही उन पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है मेरे 4 लाख ख़राब हो गया, अरे वो बच्चा ही चला गया। उस पर आप उतने गंभीर नहीं हो जितने आप अपने पैसे को लेकर हो।
ये मार्केट है कि मार्केट ने दिमागों को कैप्चर कर लिया और इतना कैप्चर कर लिया कि हमारे आगे बातचीत और वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जीवन ख़त्म हो गया। मर जा, लेकिन नीट करके डॉक्टर बनना पड़ेगा, या तो मर या इंजीनियर बन। और ऐसी ही संस्थाओं का निर्माण अपने को करना पड़ेगा जहाँ पर प्राथमिकता पहले जीवन को, मानसिक स्वास्थ्य को दी जाए, उसके बाद ये सब चीज़ें हों। तो आप इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देते हैं, इतना ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न आप इस रिलेशनशिप के नाम पे कर देते हैं कि एक व्यक्ति उसमें से अपना जीवन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो शादियाँ और दूसरा परिवार में जैसे हम लोग अब देखते हैं कि जो सुसाइड या मर्डर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सोशल मीडिया ने हमारी उम्मीदों को बहुत बढ़ा दिया है। मैं अगर एक पुरुष की तरफ से समझता हूँ तो लगता है कि अगर मेरी शादी हुई है तो मुझे उसके अंदर कमियाँ इसलिए लगेंगी क्योंकि दिन भर जो मैं वीडियोज़ और रील और सोशल मीडिया देखता हूँ उससे मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये तो दुनिया की सबसे डाउन मेरी पार्टनर है, इससे तो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ मिल सकता था जो नहीं मिला। महिला को ऐसा लगता है कि इसके पास कुछ नहीं है, इससे 100 गुना ज़्यादा चीज़ें समाज में है, ये बिल्कुल बेकार है। तो हम रियलिटी में आए, वो जो रील है वो 60 सेकंड की रील होती है जो आपकी लाइफ को ख़राब कर देती है। उस 60 सेकंड से बाहर आए, उसको बनाने वाले की असली ज़िंदगी को आप समझे। आप सेलिब्रिटीज़ के जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन में भी यही समस्याएं चल रही हैं, लेकिन जब वो रील में होते हैं तब वो कुछ और होते हैं और रियल में होते हैं तब वो कुछ और होते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, आप समाज की जो वास्तविक सच्चाई है उसके आधार पर आप अपने जीवन को चलाओ, ना कि सोशल मीडिया या रील को देखकर आप मोटिवेट होके कि इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं कुछ और ढूंढता हूँ और फिर वहाँ मैं लग जाऊँ। और वो दूसरा, हमेशा एक रास्ता छोड़ो इस स्वीकार करने का कि अगर मैं और दूसरा कोई व्यक्ति सहमत नहीं है एक दूसरे के साथ, तो वो एक दूसरे की सहमति के साथ उससे बाहर आने की गुंजाइश जीवन में हमेशा रहनी चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को ख़त्म हो जाना चाहिए दूसरे को। और उसके साथ साथ ये कि मैंने अब तेरा जीवन, तो ये एक जो रिश्ते टूट रहे हैं उसके ऊपर है कि सामाजिक दबाव भी मुझे लगता है कि लोगों के ऊपर कम हो गया। जो एकल परिवार की भी हम इसमें मान लो हमने लिखा है, हालांकि वो सारा किताब में ही आएगा। तो ये भी है कि जो भी हमारी सारी इस किताब की बातचीत है वो सारी इसके मद्देनज़र है कि मार्केट ने कैसे दिमाग को कैप्चर कर लिया, सामाजिक ढांचा किस तरह से ख़राब हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बातचीत क्या हो सकती है, सॉल्यूशन क्या है, दवाइयाँ क्या हैं, काउंसलिंग क्या है, और स्टूडेंट्स को लेके मुख्य रूप से हम इस पर क्या कर सकते हैं। हमें डॉक्टर से पहले उस व्यक्ति को इंसान बनाना है और एक सपोर्ट सिस्टम युवाओं को, मुझे लगता है कि 20 से 25 साल का जो फेज़ है उसमें अपने आसपास में एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम ज़रूर बना लेना चाहिए जो आपको मोटिवेशन दे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। मुख्य रूप से जो युवाओं का जो सिस्टम बनता है वो एक नेगेटिव बनता है, वो उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाने का काम ज़्यादा होता है। तो ये भी हमारा विचार है कि एक सपोर्ट सिस्टम युवा अपना ऐसा बना लें, अपने आसपास में दोस्तों का, मेंटोर का, अपने गुरुओं का, कि जो उनको मोटिवेट करें। कोई भी समस्या है तो मेरे पास एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसको मैं कॉल करके सीधा कह सकूँ भाई मेरा मरने का मन कर रहा है, और वो तुरंत ना कहे कि तू पागल हो गया है, वो जज ना करे, वो मेरी बात कहने के तरीके को जज ना करे। जो हमने बात करी कि परिवार में से बातचीत होनी चाहिए, तो परिवार में कोई भी आदमी कोई बात कहता है तो वो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अगर उनके साथ कोई समस्या है तो वो समस्या है, उसको एक समस्या की तरह देखें। बारिश हो रही है तो हमने बारिश को देखा, ना कि उस पूरे मौसम को ही जज कर दिया कि अब तो जीवन में बारिश ही बची है। अगर आग लग गई है तो वो आग लगना एक मूवमेंट है, वो आग थोड़ी देर के लिए लगी है, वो आग बुझ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में हर जगह आग ही लगी हुई है। हम उस उम्मीद की किरण जो एक पॉइंट है उसके बारे में उस बच्चे के साथ, उस युवा के साथ, उस 60 साल के लोग भी सुसाइड कर जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि युवा ही करते हैं। तो 60 साल के आदमी को भी एक उम्मीद ऐसी होनी चाहिए कि मैं अपनी बात बताऊंगा तो मुझे जज नहीं किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा अच्छा तू पागल हो लिया है, या फिर मेरी कही हुई बात को 10 जगह सर्कुलेट कर दिया जाएगा कि इसने अपनी रिलेशनशिप की, अपनी पर्सनल या कोई और बात बता दी, अब इसकी चर्चा हर जगह हुआ करेगी, सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं हुई। ऊपर बुलाओ, उनको बता दो। तो ये है, कहीं ना कहीं बात करें, डॉक्टरों का मानना है कि पहले के समय में और आज के समय में
परिवार छोटे हो गए हैं, पहले फैमिली बड़ी होती थी तो बात शेयर कर ली जाती थी अपने परिवार के साथ, आज वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, जिसके कारण सुसाइड केसेस बढ़े हैं। तो डॉक्टरों का मानना, विशेषज्ञों का कहना, आप कितने समझते हैं? मेरा ये मानना है सर, देखो जो विशेषज्ञ मानते हैं वो एक पूरे रिसर्च के बाद मानते हैं, और मेरा भी सहमति इस बात से है कि जो एकल परिवार जो बड़े हैं, मैं दिल्ली में रहता था, लंबे समय तक दिल्ली में रहा हूँ, और मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी काम कर चुका हूँ, पार्लियामेंट में। मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी ऐसा देखा है कि उस आदमी के साथ कोई बातचीत करने के लिए नहीं है, वो चाहता है कि मेरी सभाएं होती रहें, मेरी मीटिंग होती रहे, मेरे रैलियाँ होती रहें, ताकि मैं बिजी रहूँ। सच बात बता रहा हूँ, उस आदमी के साथ घर में कोई बात करने वाला नहीं है, बदतमीजी से बात होती है। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य के साथ ऐसा होता है, तो आम आदमी तो कहाँ, हम लोग कहाँ पे हैं? मैंने उस चीज़ को देखा है, मैंने बहुत क्लियरली देखा है। दूसरा, एकल परिवार जो बढ़ गया है कि जो छोटे घरों में जो हो गया है, मैंने साइकोलॉजिकल एक फैक्ट पढ़ा था कि जितने बंद घर में आप रहोगे, आपकी मानसिकता भी आप है ना जकड़ा हुआ महसूस करोगे मानसिक तौर पे। इसलिए आप जब भी घर बनाएं, उस घर को थोड़ा सा खुला रखें, उसमें एक गार्डन भी छोटा सा रखें, अपनी बैठने की एक जगह रखें, बातचीत करने की एक जगह रखें। अगर आप पूरा चार दीवारी से बंद कर लोगे कि जितना एक एक गज को मैं पूरा वो बिल्डिंग बना दूँ, तो भी आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। भले ही आप उसको समझ ना पा रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट कभी ना कभी घर में किसी के साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल, इन सब चीज़ों से आ जाएगा। लेकिन एकल परिवार, जो बड़े परिवार थे, आप देखेंगे कि पहले एक घटना न्यूज़ में बड़ी आती थी 1980, हालांकि मैं 1960 बोर्न हूँ, लेकिन 1980 और 90 की जब हम खबरें और 2000 तक की खबरें पढ़ते हैं, तो घर में स्टोव फट गया और महिला की मौत। वो स्टोव फटता था और महिला की मौत होती थी। वो क्यों होती थी भाई महिला की मौत? उसके पीछे भी आप चर्चा करेंगे, समझेंगे तो पाएंगे उन बड़े परिवारों में भी एक महिला का बहुत बड़ा शोषण था। मैं एक, हालांकि मेरी माताएं यहाँ पे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैंने एक सर्वे किया, उसमें आया कि आज महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं पहले की तुलना में। पहले परिवार में ये भी केस स्टडीज़ हैं कि परिवार का कोई सदस्य ही उसके साथ, ससुर या कोई उसके साथ चीज़ें कर रहा है। सेक्सुअल हरेसमेंट घर से ही शुरू हो रही है। सुसाइडल टेंडेंसी जो बढ़ रही है, इंस्टीट्यूट्स में क्या उन सब चीज़ों पे काम हो रहा है और क्या हो सकता है, कोटा सीकर कैसे फैली है इसके सामने की हमारी खबरें वो आ रही हैं। तो आर्य इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं वजीरमान जी यहाँ पे, सबसे बड़ा कंसर्न इस समय हमारे देश में है, वो एजुकेशन में हो रहे सुसाइड्स को लेकर है, स्ट्रेस को लेकर है। जो स्ट्रेस वर्ड आप बचपन में नहीं सुनते थे, वो आजकल हर बच्चा जो 5th क्लास पास कर लेता है, उन सब के दिमाग में आ जाता है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कंपटीशन। जो डे बाय डे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लगातार बच्चा एंटर कर रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है, और जिस रेशो में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस रेशो में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की सीट्स नहीं इंक्रीज हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि हर पेरेंट्स की अपनी एस्पिरेशंस, उनकी अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो ये चाहते हैं कि सब के सारे बच्चे जो टॉप क्लास कंपटीशन है उसमें एंटर करके और बहुत अच्छा रैंक ले करके और देश में आगे बढ़ें, उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ये इस समय सबसे बड़ा कंसर्न यही है। इस आपाधापी में, इस भागम दौड़ में पेरेंट्स ये भूल जाता है कि बच्चे का बचपन कहाँ है, उसका अपना घर का लालन पालन सारी चीज़ें छोड़ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो इस समय ड्रॉबैक है वो है ड्रग्स का एडिक्शन। बच्चा जिस माहौल में आज कंपटीशन की तरफ पेरेंट्स उसे ले जाना चाहता है, वहाँ छोड़ के आता है, उन बड़े बड़े सिटीज़ में ले जाता है, वहाँ ड्रग्स एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि उसे करना क्या है, करे क्या। और उस ड्रग्स एडिक्शन की वजह से सुसाइड्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है सारा। हम लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के साथियों से कि आप लोग सबसे ज़्यादा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में
काम करते हैं, तो ये अवेयरनेस हम लोग फैला सकते हैं कि आप बड़े शहरों की जो कोचिंग्स का जो हो रहा है, ये सारा सुसाइड्स का, इसकी तरफ ना भागें और बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी, सबको इस बारे में अवेयर करें कि हम हमारे आसपास के क्षेत्रों में भी इस तरह का माहौल डेवलप कर सकते हैं और बच्चों को यहाँ भी हम पढ़ा सकते हैं और उस कंपटीशन तक ले जा सकते हैं। सबसे ज़रूरी है बच्चे का मेंटली फिट होना, उसके बाद जो कंपटीशन होगा, उसके बाद एंट्रेंस होगा, ये बाद की चीज़ें हैं। बच्चे के जो आजकल स्ट्रेस आ रहा है, उससे इतना ज़बरदस्त बच्चा प्रेशर फील कर रहा है कि बहुत सारे बच्चे तो इतना एग्ज़ाम फियर हो गया है उनको कि आप उनको किसी भी एग्ज़ाम के बारे में पूछेंगे तो वो कांपने लग जाते हैं। जैसा अभी लोकेश जी बता रहे थे कि उस एग्ज़ाम फियर को और उस स्ट्रेस को, उन सारी चीज़ों को हम सब ने मिल करके दूर करना है। और दूर नहीं करना है, इसके बारे में पेरेंट्स को ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है, जैसा मैं मानता हूँ। तो एक एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना होगा हमारे क्षेत्र में भी और हमारे सभी जगहों पे। और मैं सरकार की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बारे में उनकी प्रशंसा करता हूं कि वो इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आए हैं और जल्द ही इसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। आप लोग किस प्रकार से अपने इंस्टीट्यूट में ध्यान रखते हैं? बच्चे अब तक हज़ारों आपके पास आए, अनुभव आपका भी रहा है, बच्चों में कहाँ कमियाँ रहती हैं इस तरह के कदम? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी दूसरे एकेडमीज़ हैं, कोचिंग एकेडमीज़ जो बड़े नामी गिरामी शहरों में हैं, जहाँ लाखों बच्चा पेरेंट्स ने आज भेज रखा है अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, वहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं वो हैं स्पोर्ट्स की और एनवायरनमेंट की। बच्चा वहाँ ना स्पोर्ट्स कर पा रहा है, ना उसे वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है, ना उसे वहाँ पे कोई अपनापन मिलता है। वहाँ सिर्फ एक क्लास में 400-500 बच्चों की भीड़ होती है, एक टीचर आता है स्पीकर पे पढ़ा करके और चला जाता है। उधर से पेरेंट्स का प्रेशर है, हर रोज़ शाम को पूछते हैं आपने आज कितना किया, जो भी टेस्ट होगा उसमें पूछेंगे कितने नंबर आए। ना कोई संस्कार के ट्यूशन की बात करता है, ना कोई आपने आज कितना खेला उसकी बात करता है, ना पेरेंट्स पूछता है कि आपने आज संस्कार के बारे में क्या सीखा, ना पेरेंट्स ये पूछता है कि आपने आज अनुशासन के बारे में क्या सीखा, ना पेरेंट्स ये पूछता है कि आपने आज कौन सा गेम खेला, चाहे वो फिजिकल स्पोर्ट्स है चाहे मेंटल स्पोर्ट्स है। किसी के बारे में नहीं पूछते हैं पेरेंट्स, सिर्फ पूछते हैं कि नंबर कितने आएंगे। ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों को सबसे ज़्यादा बीमार कर रही हैं। उस भीड़ की एक बड़ी 4-5 फ्लोर बिल्डिंग के अंदर बच्चा जाता है, एक पेड़े से चढ़ के ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के, और उसी से वापस उस बंद कमरे से ही वापस उस सीढ़ियों से नीचे उतर के आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये ओपन कैंपस हो, अच्छा स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट हो, चाहे मेंटल स्पोर्ट्स है चाहे फिजिकल स्पोर्ट्स है, बच्चा जब उन एक्टिविटीज़ में, दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा तो उसका स्ट्रेस जो उसने पढ़ाई के नाम से, स्टडी के नाम से जो उसे बर्डन फील हुआ था, वो सब दूर हो जाएगा। तो परिवार या पेरेंट्स को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि बच्चा इस तरह के मतलब अवसाद में ना पड़े? देखिए, पेरेंट्स सबसे पहले तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ उन्हें बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। बच्चे के आईक्यू लेवल के हिसाब से उन्हें उस फील्ड का चूज़ करना चाहिए जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड भी हो और जिस लेवल का उसका आईक्यू लेवल भी हो। फर्स्ट पॉइंट तो ये होना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस को, यानी जो इच्छाएं पेरेंट्स खुद नहीं कर पाया था वो अपने बच्चे के ऊपर थोप देता है
कि मैं ये नहीं बन पाया था, मेरे बच्चे को IAS ऑफिसर बनना है, मेरे बच्चे को IITN बनना है, मेरे बच्चे को MD मेडिसिन डॉक्टर बनना है, ये चीज़ें ना करके बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसे उस फील्ड में ले जाना चाहिए। जब आपने बताया कि टेस्ट से जो बच्चे हैं ना बड़ा डरते हैं, तो क्या भविष्य में से टेस्ट संभव है? 100 में से 10 नंबर ऐसे हो, अभी आपने कुछ कला लिखना है, कोई ऐसी बात, उसका सम्मिश्रण हो तो उस बच्चे का भी ध्यान जाए, 10 नंबर वहाँ भी मिलेंगे, मतलब एक कॉन्सेप्ट हो सकता है क्या भविष्य में? इस तरह की संभावनाएं है? देखो इंद्रवेश जी, NEP जो आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़, उसमें काफ़ी इस तरह का रिक्रिएशनल चीज़ें जो भी इस पॉलिसी को बनाने वाले लोग हैं और गवर्नमेंट ने इसमें डाली हैं, तो मेरा मानना है कि इससे काफ़ी बड़ा चेंजेस एजुकेशन में आएगा और उम्मीद है कि इसमें कुछ कमियां होंगी तो उन्हें भी सरकार दूर करेगी। आज भी सिस्टम बना हुआ कि एकेडमी और स्कूल हो, उनको ये लगा वो होड़ मची हुई है कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, ये सिस्टम चला हुआ। तो क्या मानते हैं कि इससे बच्चों को डिप्रेशन जब कहीं माहौल तो स्कूल से चल कर होते ही होगा? देखिए अजय जी, इसमें सबसे जो मेजर पॉइंट है वो पेरेंट्स का है। स्कूल्स तो बनाई आपने, बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में 7 घंटे 6 घंटे 8 घंटे भेजा है, उसे तो अपना रिजल्ट प्रूव करना ही है, वो तो काम है उसका। लेकिन पेरेंट्स का काम थोड़ी है कि जिस बच्चे का IQ लेवल कम है और उसे भी वो ये कहे कि MBBS बन के आओ। स्कूल का, एकेडमी का तो काम ही है, उसका तो प्रोफेशन है। उसके अंदर जो टीचर है उसे तो सैलरी इस बात की मिल रही कि वो पढ़ाए, और जो उसका प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी है, उनका काम है कि वो रिज़ल्ट अच्छा रिप्रेजेंट करे ताकि और बच्चे भी आ सकें, उनके पास और चीज़ें आएँ। लेकिन पेरेंट्स देखेगा ना, बच्चा तो उसका है, बच्चे का कैरियर, बच्चे का फ्यूचर उसके परिवार से, उसकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इसमें रोल रहता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स बच्चे के इंटरेस्ट पे काम करेंगे तो स्कूल्स ज़बरदस्ती नहीं ले जाएंगे, स्कूल्स अकेडमीज बच्चे को ज़बरदस्ती उठा करके थोड़ी ले जा सकते हैं। पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा है, वो बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर काम करें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है।